बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, कल हमने अपने सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मुसन्निफ़ शाहिद अहमद देहलवी का तारुफ़ पढ़ा था और उसका सबक का निस्फ़ मुताला किया था। इसके अलावा निस्फ़ मानी हमने याद करने के लिए आपको दिए थे। आज हम इसके बकिया निस्फ़ हिस्से का मुताला करेंगे और साथ हम इसके खुलासा पढ़ेंगे अपना, जो आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन भी करना होगा। तो आइए सबक के मुताले का आगाज़ करते हैं। पतरस के सिलसिले में दो एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए। पतरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्म राह में यानी ताल्लुकात में मिलने जुलने में ज़रा भी फ़र्क ना आने पाया था। मिर्ज़ा साहिब को उन्होंने किसी न किसी तरह आमादा यानी तैयार कर लिया था, राज़ी कर लिया था कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। दो एक तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहिब ने कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदे वापस करने शुरू कर दिए थे। शुदा यानी होते होते बात पतरस तक पहुंची। हाजिर होकर वजह दरियाफ़त की, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के पास पहुंचे और वजह दरियाफ़त की। मिर्ज़ा साहिब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह यानी दुरुस्ती देने के बाद, समझाने के बाद, सिखाने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें, मेरी दुरुस्ती करें। यानी कोई ये बात अच्छी नहीं लगी कि जिनको उन्होंने पढ़ाया था फिर आगे उनके शागिर्द जो हैं उनको कोई बात समझाएँ या उनकी इस्लाह करें किसी भी मामले में। पतरस ने बड़ी माजरत की, बड़ी माफ़ी मांगी, मगर मिर्ज़ा साहिब आइंदा यानी आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में नशर करने के लिए आमादा न हुए। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई, यानी कि हलचल मच गई कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने जो है वो तकरीर करने से इनकार कर दिया है। पूरे स्टाफ यानी अमले को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के यानी कि प्रोग्राम नशर करने के हुस्न अखलाक पर एक तवील लंबा लेक्चर दिया। बात तो खुल ही गई थी, सबके सामने आ गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर अपनी खैर, अपनी भलाई चाहते हो तो मिर्ज़ा साहिब को मना कर लाओ, राज़ी करके लाओ। उसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहिब पतरस के उस्ताद हैं। हस्ब दस्तूर यानी कानून के मुताबिक, उसूल के मुताबिक अपनी कार्रवाई, अपना काम दिखाने के लिए उसने उनके मुसव्वद होता है हाथ से लिखी हुई तहरीर, जिसमें कोई तब्दीलियाँ भी की जा सकती हैं। अगर अदीब चाहे या मुसन्निफ़ चाहे तो उसके मर्ज़ी के मुताबिक जो है उस मुसव्वदे में तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। खाके की शक्ल होती है। में से एक दो जुमले निकाल दिए थे। इन फ़िक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेशखैमा हो गया। पेशखैमा ही इब्तिदाई वजह हो गई। किसी खतरे के आने की अलामत को भी जो है वो पेशखैमा कहा जाता है। भागा मिर्ज़ा साहिब की खिदमत में, माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्ज़ा साहिब ना माने, बोला तो हज़रत यानी जनाब मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्ज़ा साहिब के कान खड़े हुए, मिर्ज़ा साहिब ने तवज्जो की इस बात पर, मुतवज्जा हुए, बोले ये तो मैं नहीं चाहता। उसने कहा अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट, इस मुआहदे पर दस्तखत कीजिए। मिर्ज़ा साहिब ने फ़ौरन उसी वक्त जो है दस्तखत कर दिए। जंग के ज़माने में हुस्न इत्तेफाक से, खूबी इत्तेफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर ज़्यादातर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों इदारों में जमा हो गए थे। पतरस की तहरीक पर महदूद मुख्तसर अदबी हलका कायम किया गया, जिसमें डॉक्टर तासीर, फैज़ अहमद फैज़, हामिद अली ख़ां, हमीद अहमद ख़ां, चिराग हसन हसरत, महमूद नज़ामी, ग़ुलाम अब्बास, अंसार नासरी वगैरह शरीक किए गए थे। जो नंबर लिखे हैं कल भी आपको बताया गया था कि नीचे आपके सफ़े के आखिर में इनकी तफासिल दी गई हैं। हर महीने में इसका जलसा इजलास होता था, कोई महफिल होती थी, कभी पतरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मुकाला होता है, किसी भी मौजू पर संजीदा और मुदल्लल सबूत के साथ, दलीलों के साथ जो तहरीर होती है वो अदीब या शायर या मुसन्निफ़ पढ़ते हैं। किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता और उस पर गुफ्तगू होती। एक जलसे में महमूद नज़ामी ने मुकाला पढ़ा। इसमें मिर्ज़ा साहिब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू बातचीत का आगाज़ किया, इब्तिदा की। पतरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहिब से दरख्वास्त की गई, गुजारिश की गई कि कुछ फरमाएं, यानी वो भी इस मौजू पर कुछ कहें। मिर्ज़ा साहिब बहस मबाहसे को नापसंद करते थे, अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए बड़ी मोहतात राय देते थे, बड़ी एहतियात से बात करते थे, अपनी राय देते थे। अंदाज़ कुछ ऐसा होता था, नहीं ये बात तो नहीं, मगर खैर ऐसा भी होता है। पतरस को शौक़ी सूझी, शरारत सूझी। फैज़ को इशारा किया। वो मिर्ज़ा साहिब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। बात काट कर यानी कि मिर्ज़ा साहिब की बात टोक कर फ़ौरन शुरू हो गए। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रोमी तहज़ीब यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी, सामने आई। इतना तो उनका कहना और मिर्ज़ा साहिब का जलाल यानी गुस्से में आ जाना। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आगे ये हज़फ की अलामत है, यानी कि उन्होंने बात आगे की थी, लेकिन चूँकि तवील बात थी तो इसलिए मुसन्निफ़ ने वो बात पूरी नहीं बयान की यहाँ पर, बल्कि हज़फ की अलामत लगा दी है। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि आगे मज़ीद उन्होंने कुछ कहा था जो जगह की कमी के बायस इख्तिसार की वजह से जो है वो यहाँ पर नहीं लिखी गई।
पुरानी तहजीबों की तारीख का एक दरिया था कि उमड़ा चला आता था। उस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहिब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है, यानी कि किस कदर वसी इल्म है उनका। फैज़ पशेमानी से, यानी शर्मसारी से, नदामत से बार बार मिर्ज़ा साहिब की तरफ देखते थे। पतरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा, इसे कहते हैं इल्म का समंदर, इसे कहते हैं कि बेतहाशा इल्मियत, बेतहाशा आगही। हम सब दम खुद हैरान साकित बैठे थे, बेहरकत बैठे। मिर्ज़ा साहिब को आंखें फाड़े देख रहे थे, यानी गौर से देख रहे थे, घूर कर देख रहे थे कि किस कदर इल्मी बातें कर रहे हैं वो। पतरस ने मिर्ज़ा साहिब के जलाल गुस्से को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया और खुदा खुदा करके मिर्ज़ा साहिब का जलाल गुस्सा रफ़ा हुआ, दूर हुआ। मिर्ज़ा साहिब घंटों मुताला करते थे, यानी पढ़ते थे। उनके कुतुब खाने में, यानी किताबों के कमरे में, लाइब्रेरी में हर इल्म की किताब मौजूद थी। मुलाजमत, नौकरी, दरस व तदरीस ही की थी, यानी पढ़ने और पढ़ाने की ही थी, इसलिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुताला ना करूं, इतना ना पढ़ूं, तो इन अंग्रेज़ प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूं, यानी अगर अपने इल्म में इजाफा नहीं करूंगा तो मैं किस तरह से इन अंग्रेज़ प्रोफेसरों का मुकाबला कर सकता हूं। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहिद मशगला, यानी एक ही उनका शौक़ था, मुताला कुतुब रहा, यानी किताबों का मुताला रहा, पढ़ना रहा किताबों का। उनका ये शुगल, उनका ये शौक़ अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें ख़रीदने में सर्फ कर देते थे, खर्च कर देते थे। मिर्ज़ा साहिब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी। करोफर या ठाट-बाट, इन दोनों का एक ही मायने होता है, शान व शौकत से। कभी नहीं रहे। घर की सवारी, यानी ज़ाती सवारी हमने उनके पास कभी नहीं देखी। मैदे के मरीज़ थे, पैदल ज़्यादा चलते थे, सुबह टहलने ज़रूर जाते थे, रात को जल्दी सो जाते थे। खेल, तमाशे, सिनेमा, थिएटर कुछ नहीं देखते थे। खुदा के फजल से, खुदा के करम से घर का आराम उन्हें मैसर था, मिला था। उनकी बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थी, अदब का शौक़ रखती थी। 2-1 नावल उनके भी शाया हो चुके हैं। औलाद सादतमंद, बीवी सलीका शार, पेंशन इतनी कि बुढ़ापे में किसी की मोहताजी नहीं। खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा, फिर एहतियाज यानी ज़रूरत हो तो किस बात की। कल्बे मुतमइन्ना, यानी पुरसुकून दिल की, मुतमईन दिल की दौलत से माला माल थे, भरे हुए थे। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिशकदा शुरू किया गया था, जिसमें 4 दानिश्वर, यानी समझ बूझ रखने वाले अदीब, मुसन्निफ़, किसी भी तरह के जो हैं ज़हीन लोग जो हैं वो बुलाए जाते थे और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिलबदी दिया करते थे, उसी वक्त दिया करते थे, फ़ौरन बेसाख्ता दिया करते थे। मैं मेरे सवालात की खिदमत अंजाम देता था। मेरे सवालात का मतलब है यानी सवालनामे का इंचार्ज, यानी कि जो पूछे जा रहे हैं सवाल, वो उसमें किस किस्म के सवाल शामिल होने चाहिए, उसको ये फ़ैसला करते थे। शायद अहमद देहलवी की बात हो रही है। मैंने सोचा कि मिर्ज़ा साहिब अगर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे, यानी इसकी रौनक में इजाफा हो जाएगा। चुनांचे मैं मिर्ज़ा साहिब की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ मुद्दा सुनकर, यानी कि दरख्वास्त का मकसद सुनकर मुतबस्सम हुए। मुतबस्सम यानी कि मुस्कुराए। फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी, यानी कि ना, उन्होंने कहा कि ना मुझे शोहरत की ज़रूरत है और ना ही मुझे दौलत की ज़रूरत है, तो मैं किस लिए जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करूं। मैंने कुदरी कर ली, यानी कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मैंने अपनी पूरी कुदरत आजमा ली। मिर्ज़ा साहिब टस से मस ना हुए, अपनी जगह से ना हिले, यानी बिल्कुल राज़ी ना हुए। मिर्ज़ा साहिब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, बड़े उसूल वाले थे, जो कह देते उससे ना फिरते थे, यानी उससे पीछे ना हटते थे। क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने ज़ोर पकड़ा, मुस्लिम लीग ने शोहरत पाई और मुस्लिम लीग मजबूत होने लगी, तो मिर्ज़ा साहिब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर रुकन भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसके मुशीर मुकर्रर हुए, यानी मशवरा देने वाले, उसके जो कवानीन या ज़वाबित बनने होंगे उसके बारे में जो मशवरा होता है उसके लिए मुकर्रर किया गया उन्हें। और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड आपको बता दिया था मैंने कि हम पेशा या हम ख्याल लोगों की तंजीम होती है, 1959 में बनाया गया, 1959 में बनाया गया, तो मिर्ज़ा साहिब ने ही इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई थी। मिर्ज़ा साहिब बज़ाहिर यानी देखने में अलील मालूम नहीं होते थे, यानी कि बीमार नहीं लगते थे। अकहरा डील यानी कि दुबला पतला जिस्म, उजला रंग, साफ रंग, कुशादा पेशानी यानी खुला माथा, खुली पेशानी, घनी भौं के साए में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की यानी गालों की हड्डियाँ उभरी हुई,
कतरवा मूछें यानी कि कटी हुई मूछें। हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे यानी कमज़ोर से आदमी थे। सन 30 में जब मैंने उन्हें पहली दफ़ा देखा था तो उनकी उम्र 40-45 साल की थी। सन 62 में जब वो 67 साल के थे तब भी वो वैसे के वैसे ही थे। उन्हें ज़माने का शिकवा यानी शिकायत या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं सुना। हंस हंस कर बातें करते रहते थे। सुना है कि दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया उनमें सबसे नफीस उम्दा सूट मिर्ज़ा साहिब ही का होता था, मगर मैंने पिछले 32 साल में उन्हें हमेशा शेरवानी ही पहने देखा यानी बास्केट ही पहने देखा। अंग्रेज़ी उनका ओढ़ना बिछोना यानी कि उनकी आदत थी, उनका शख्सियत का लाजमा था, मगर रौब गांठने के लिए यानी दूसरों को मुतासिर करने के लिए, दूसरों पर रौब डालने के लिए कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे, बल्कि उनकी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी के अल्फाज बिल्कुल नहीं आने पाते थे। सबक के शुरू में आपने पढ़ा था कि अंग्रेज़ी अदबियात में कुछ उन चंद नौजवानों में शामिल थे जिन्होंने अंग्रेज़ी में जो है वो लिटरेचर में मास्टर्स किया था, MA किया था। 40 साल की उम्र के बाद ही उनके दोनों हाथों में राशा आ गया था। राशा होता है कांपने की बीमारी, जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है बाज़ लोगों को ये मर्ज़ लाहक हो जाता है, उनके हाथ जो है मुसलसल कांपने लगते हैं। इसलिए लिखने में उन्हें जहमत होती थी, तकलीफ़ होती थी, परेशानी होती थी। खुश अखलाक और खुश मिजाज आदमी थे, मगर ज़्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे। वो ये बात नहीं मानते थे कि इंसान के बहुत ज़्यादा दोस्त होने चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पर इंसान को खुश अखलाक और खुश मिजाज होना चाहिए। आप भले और अपना घर भला, यानी कि क्योंकि मुताले कुतुब की भी आदत थी तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सुकून चाहिए हो और आप अकेले बैठते हों, तो इसीलिए जो है वो अपने घर में ही रहकर जो है वो ज़्यादातर मुताले कुतुब करते थे और ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते थे। मौत बरहक है, मरना सबको है, मगर मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहिब ने खासी उम्र पाई, मगर उनकी वफ़ात का सदमा दुख इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, लायक, ऐसे शरीफ, नेक और वज़ादार यानी महज़ब लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। अफसोस कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरज़ुएँ रहती हैं। ऐसी जामिल उलूम यानी आलिम फाजिल हस्ती यानी जिसमें बहुत सारे इल्म जमा हो जाए, ऐसी शख्सियत से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। मिसरा इसके बाद अब कहाँ लोग इस तबीयत के, इस मिजाज के। आखिर में गंजीना गौर लिखा है, ये वो माखज़ है जहाँ से सबक आपका लिया गया है और इसके बारे में हम तारुफ में पढ़ चुके थे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का सबक जो हमने बखूबी मुताला किया है। इसके मायने भी आपको बता दिए गए हैं साथ साथ। अब हम खुलासे की तरफ आते हैं। इसका आपको वीडियो के आगाज़ में बताया गया था कि हमने सबक का खुलासा भी करना है। खुलासा आपको पता है मुख्तसर करना होता है, सबक को 1/3 हिस्सा हमने लिखना होता है सबक का। इसमें जो है पैराग्राफ बना के आपने लिखना है और इसके आगाज़ में जो है आपने पहले मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। माखज़ आपको पता हो तो आप माखज़ भी लिख सकते हैं, सिन्फ़ भी लिख सकते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ का नाम लिखना ज़रूरी है। सबक के अलावा कोई अल्फाज, कोई जुमले, कोई शेर या कौल आप शामिल नहीं कर सकते। सबक के आखिर में जो मिसरा है वो आप चाहें तो खुलासे के आखिर में लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अपनी तरफ से कोई कौल या बात आप खुलासे में नहीं लिखेंगे। सबक की तरतीब का ख्याल रखेंगे, सबक के अल्फाज का ख्याल रखेंगे। तो इस सबक के साथ इजाज़त दीजिए, अगले सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।